आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां बिजली की नई टैरिफ की घोषणा कर दी गई है। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता ने इसकी घोषणा की। दरअसल साल 2020 के बाद बिजली की टैरिफ की घोषणा हो रही है और अभी बिजली की दर 6 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट है। बिजली दर में 6.5% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है और बिजली की बढ़ी दर 1 जून 2023 से लागू हो गई है। वहीं उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान में भी राहत दी गई है। बिल भुगतान तिथि के 5 दिन के भीतर भुगतान करने पर 2% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। वहीं ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर 1% की छूट की मंजूरी दी गई है। और संजय सिन्हा हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मौजूद हैं। संजय, टैरिफ बढ़ेगा अब जाकर 1 जून 2023 से ये चीजें लागू हो गई हैं। तो अब जरा ये बताइए कि नई टैरिफ की घोषणा, उस पर मिलती हुई छूट का मरहम, ये लोगों को समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से? देखिए, बिल्कुल आमतौर पर जो हम लोग ये कहते हैं कि जब भी नई टैरिफ लागू होती है तो लोग कहते हैं कि जोर का झटका धीरे से, लेकिन इसको ऐसे समझा जाए कि हल्का झटका हल्के से दिया गया है। और एक बड़ी बात जो है कि सबसे बड़ी चीज, एक पेच कहाँ पर है कि जो मीटर का जो फिक्स रेट होता है, जो पहले 75 रुपए हुआ करता था, अब वह बढ़कर हो गया है 100 रुपए। मतलब कि 25 रुपए आपके जो बिजली का बिल है वो तो आपका 25 रुपए यहाँ बढ़कर आएगा ही, लेकिन जो प्रति यूनिट बिजली की दर है, जो डोमेस्टिक ग्रामीण है, वो पहले 5 रुपया 75 पैसा हुआ करता था, जो अब बढ़कर 5 रुपया 80 पैसा हो गया है। अर्बन की बात है, डोमेस्टिक अर्बन, जो लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, उनका जो पहले बिजली का दर था वो 6 रुपये 25 पैसे था, जो बढ़कर 6 रुपये 30। मानी रूरल और अर्बन दोनों मिलाकर क्या हो गया, 5-5 पैसे यानी आपको जो बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। देखिए, एक बात और है कि जो हमेशा हम लोग ये सुने, जो सरकार की ओर से छूट दी गई है कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली है, वो योजना चालू रहेगी, क्योंकि उससे इसका कोई मतलब नहीं है, जो सरकार की ओर से दी गई राहत है। लेकिन ये जो आमतौर पर जो कहते हैं कि जो नई टैरिफ आती है तो कहीं ना कहीं पेच फंसाया जाता, तो यहाँ पेच जो है आपको सीधे फिक्स रेट पर है। कॉमर्शियल की बात करें कि ग्रामीण इलाकों में जो आप कॉमर्शियल, जो लोग कॉमर्शियल बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वहां भी आपको 5 पैसे की बढ़ोतरी की वहां पर की गई है। ये बढ़ा टैरिफ तो सामने आ गया संजय सिन्हा, लेकिन ये बताइए कितने घंटे बिजली रह रही है? बिजली देंगे तब तो ठीक है, भुगतान होगा। बिजली कितनी देर रह रही है? देखिए, वर्तमान में जो बिजली है उसके लिए साफ यहाँ पर यह भी है कि बिजली एक तरीके से वादा किया गया है कि बिजली जो हमेशा सरकार का वादा था कि 2400 घंटा बिजली देंगे, तो यहाँ पर जो विद्युत नियामक आयोग बोर्ड की ओर से भी आज ये कहा गया है कि सरकार बाकायदा इसको लेकर के कंपनसेशन की बात कही गई है। मतलब कि अगर आपको 23 घंटे बिजली नहीं मिलती है तो बाकायदा उसमें कुछ आपको जो वादे के अनुसार कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा। तो मतलब साफ है कि बिजली फिलहाल जो लोगों को गर्मी में परेशान कर रही है, उस बिजली को लेकर एक वादे के रूप में टैरिफ आई है। मतलब कि टैरिफ में जो आपको बढ़ोतरी की गई है उसमें एक कंपनसेशन का भी एक तरीके से छोंका लगाया गया। मतलब कि आपको अब जो बर्तन बिजली जो मिलेगी आपको इस वादे के साथ टैरिफ में बढ़ोतरी की गई है। संजय, लोग उसी खबर का इंतजार कर रहे हैं। ये बढ़ी हुई टैरिफ से लोग जरूर थोड़े आहत होंगे। आपने कहा कि हल्के से झटका लगा है, लेकिन जिस कंपनसेशन की बात की जा रही है, लोगों को शायद इस खबर का इंतजार होगा कि संजय सिन्हा दोबारा जब आएंगे तो इस खबर की पूरी रूपरेखा बताएंगे कि भाई अगर सरकार अपने वादे से, अगर बिजली बोर्ड अपने वादे से मुकरता है तो कंपनसेशन क्या मिलेगा। यह खबर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। इधर खबर है धनबाद से, जहां टुंडी मुख्यालय ब्लॉक रोड स्थित पुराने हॉस्पिटल भवन में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते हॉस्पिटल भवन को अपनी आगोश में ले लिया। अस्पताल में आग लगने की घटना के करीब 3 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई अस्पताल प्रबंधन और अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि सूचना पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत की गई, आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग कैसे लगी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। और मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। मॉडल मानवी राज से जुड़ी हुई जो अंबोली पुलिस स्टेशन पहुंची है, दोबारा अंबोली पुलिस स्टेशन पहुंची है, जहां पर वारदात हुई और जो थाने और उसके क्षेत्र को लेकर जो विवाद था उस बात को पुख्ता करने के लिए मानवी पहुंची थी उस स्पॉट पर जहां उनके साथ घटना हुई थी। और पुलिस के साथ जाकर उन्होंने पूरी तहकीकात पुलिस को करवाई है कि आप यहां जांच लें, यहीं पर घटना हुई थी, किस थाना क्षेत्र का है आप लोग कंफर्म हो लें। और तनवीर के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए वो पहुंची थी। आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कराने भी वो पहुंची। आरोपी तनवीर खान ने मानवी को धमकाया था, उसे बंदूक दिखाई थी, बंदूक से डराया था
रांची पुलिस भी वर्सोवा पुलिस स्टेशन में मौजूद है। अधिकारी विवेक सिंह पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। एफआईआर हुआ, आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कराने आई थी मानवी जी। अपडेट होगा आप लोगों को बता दूंगी। अभी प्लीज रांची पुलिस ने बुलाया क्या आपको? आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कराने आई थी ना मानवी जी। रांची पुलिस ने स्टेटमेंट के लिए बुलाया आपको? हाँ, बुलाया गया। मानवी जी, ये आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज के बाद में आरोपी ने कभी आपको संपर्क करने की कोशिश नहीं किया? तनवीर ने संपर्क किया क्या मानवी? अभी आप वर्सोवा जा रहे? जामताड़ा के बाद अब देवघर में भी साइबर अपराधी सक्रिय हो गए। साइबर थाना पुलिस ने 8 साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेजा है। अपराधियों के पास से 5,000 रुपए कैश, 12 मोबाइल फोन, 20 फर्जी सिम कार्ड, 7 एटीएम, एक पैन कार्ड बरामद किया गया है। सभी अपराधी गूगल सर्च इंजन कोरियर सर्विस के कस्टमर केयर हेल्पलाइन सर्विस का ऐड चलाकर आम लोगों को झांसे में लेकर बैंक के डिटेल मांगते थे और फिर ऑनलाइन ठगी करते थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी मनीष दुबे। ये सभी साइबर अपराधी कुरियर बॉय और कुरियर का ऐड गूगल में डालकर लोगों को अपने झांसे में लेकर ठगी का शिकार बना रहे थे। वहीं फर्जी बैंक अधिकारी, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे और फर्जी तरीके से अकाउंट ओटीपी हासिल करके लोगों को अपना शिकार बनाकर उनके बैंक अकाउंट से पैसे चंपत कर लेते थे। इस पर कार्रवाई करते हुए 8 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि लगातार देवघर साइबर थाना के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर साइबर अपराधियों को पकड़ने का काम कर रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग की 108 एम्बुलेंस सेवा के मरीजों को काफी लाभ मिल रहा है, लेकिन कभी कभी इसके सिस्टम की खामियों से मरीजों को समय पर इसकी सेवाएं नहीं मिल पाने से उनकी जान पर बनाती है। ऐसा ही एक मामला पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ अस्पताल से आया है, जहां बोईकेड़ा गांव की एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर स्वास्थ्य सहिया और परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने खून की कमी को समस्या को देखते हुए उसे तत्काल चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस सेवा के हेल्पलाइन पर स्वास्थ्य सहिया ने फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस उस समय उपलब्ध नहीं होने की बात बताई गई, जबकि इस दौरान एम्बुलेंस वाहन सोनुआ अस्पताल परिसर में ही खड़ा था। बावजूद इसके गर्भवती महिला को उसकी सेवा नहीं मिली और तड़पती महिला की सोनुआ अस्पताल में मौत हो गई। शॉर्ट में बात किया और बोला कि अभी तो यहाँ तो गाड़ी का व्यवस्था नहीं है, फिर आने से गाड़ी पहुँचने से भेज देंगे बोला। लेकिन उस समय गाड़ी 108 खड़ा था वहाँ हॉस्पिटल में तो हम लोग का 108 तो वहाँ तो खड़ा था। आप देखे थे खड़ा था ना? देखे थे। लेकिन आपको वहाँ से बताया गया कि गाड़ी कॉल सेंटर से बताया गया गाड़ी नहीं है। गाड़ी हाँ सही बात की थी हाँ, लेकिन नहीं मिला। क्या बताया गया मैंने कि अभी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है कि क्या बोला गया? हाँ वैसे ही बोला हाँ कल एक गर्भवती महिला एडमिट हुई थी अस्पताल में और लगभग 9:30-10 बजे उसको डॉक्टर साहब ने देख कर उसको एनीमिया या खून की कमी के चलते उसको रेफर कर दिया गया था सदर अस्पताल चाईबासा। तो रेफर करने के बाद उसके बाद 108 से सहिया के माध्यम से जो लगाया गया था उसमें डॉक्टर साहब की बात हुई थी 108 से और हेल्पलाइन पे 108 पर डॉक्टर साहब ने वेरीफाई कर दिया था कि हाँ हमारा। अभी मैं पश्चिम सिंहभूम जिला के सुदूर क्षेत्र में, यहाँ सोनुआ प्रखंड का जो सुदूर क्षेत्र है, बोईकेड़ा गांव में मौजूद हूँ और यहाँ की एक महिला, गर्भवती महिला का कल अस्पताल सोनुआ अस्पताल उसे लिया गया था प्रसव के लिए, लेकिन वहाँ उसकी स्थिति को देखकर डॉक्टर द्वारा उसे चाईबासा रेफर कर दिया गया था। लेकिन उस महिला को चाईबासा ले जाने के लिए वहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल पाया। 108 जैसी जानकारी मिल रही है कि 108 एम्बुलेंस परिसर में खड़ी थी, लेकिन तत्काल 108 एम्बुलेंस नहीं मिल पाया। जैसे जानकारी मिल रही है, सहिया द्वारा फोन से संपर्क भी किया गया हेल्पलाइन नंबर पर 108 का, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाया और इस दौरान सोनुआ अस्पताल में ही उस महिला की मौत हो गई। और यहाँ उनके पति जैसे बता रहे हैं कि अस्पताल द्वारा भी सही देखरेख नहीं किया गया या उसे दूसरा कोई वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था कर चाईबासा भेजने का गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और यहाँ आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, उस महिला के 4 बच्चे हैं। अपने सिस्टम में सुधार किया जाना चाहिए कि कैसे लोगों को सही समय पर इलाज मिल पाए और अकारण मृत्यु
किसी का नहीं हो। यहाँ प्रमुख जो सोनवा के प्रखंड प्रमुख हैं वो भी यहाँ मिलने आई हुई है पीड़ित परिवार से। उन्होंने भी जानकारी ली और वो भी आगे विभागीय अधिकारियों से मांग करने वाले हैं कि इस तरह का जो सिस्टम की खामियां है उसमें सुधार हो, जिससे आगे किसी इस तरह की समस्या नहीं हो, इस तरह की घटनाएं नहीं हो। अब आगे ये देखना है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले को कितने गंभीरता से लेता है और अपने सिस्टम में क्या सुधार करता है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। गिरिडीह में दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सियासी दलों की ओर से आवाज उठने लगी है। बीजेपी ने पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग करते हुए सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों का मामला उठाते हुए निशाना साधा। मांग करते हैं राज्य सरकार से कि अविलंब गिरफ्तारी हो, अविलंब गिरफ्तारी के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा मिले, क्योंकि जब तक आप सजा दिलाकर कानून का खौफ ऐसे वैशी दरिंदों के मन में नहीं दिलाएंगे तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। लेकिन हेमंत सरकार ने 3.5 वर्षों में सिर्फ तुष्टीकरण की अपनी नीतियों के कारण इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों का मनोबल को आसमान पर चढ़ा दिया है। यह हम सभी बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हिंदू संगठन हैं, सभी यह मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से कि जो 2 आरोपी भी बाहर चल रहे हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, नहीं तो इससे भी बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि यह घटना पूरे देश में है और पूरे देश के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक है। और यह जो लव जिहाद का मामला पूरे देश में चल रहा है, यह बहुत ही षड्यंत्र के तहत हिंदू बहनों को, हिंदू बेटियों को बहला फुसला करके अपना नाम हिंदू बता करके और इस तरह से लव जिहाद में फंसाते हैं। और उनका यही होता है जो अंततः आपको कई जगह सुनने को देखने को मिल रहा है। और वही घटना आज हमारे बिरनी प्रखंड में बीजेपी का तेवर उस वक्त कहाँ चला जाता है जब सवाल बृजभूषण शरण सिंह पर उठता है। उसने भी व्यभिचार किया, पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला बनता है उन पर। यहाँ जो भी मामला अभी गिरिडीह की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें गिरफ्तारी हो। ये झारखंड है, यहाँ अपराधियों को तुरंत पकड़ा जाता है और उस पर फौरी कार्रवाई होती है। आपने तो देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले को महिमा मंडित करके संसद में बिठा करके उससे उलूल जुलूल जब बयान दिलवा रहे हैं, उस पर सांसद बृजभूषण सिंह पर कोई बात क्यों नहीं कहते हैं। वहीं माले विधायक विनोद सिंह ने भी इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों को सजा देने की बात कही। लड़की को मार करके जो है कुआं में जो है वो फेंक दिया गया, कुछ एक समाचार पत्रों ने लिखे। मैं तो खुद घटना स्थल पे गया था, प्रत्यक्षदर्शियों से बात हुई है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट यही बता रही है कि लड़की को जब कुएं से निकाला गया था तो जीवित थी, उसके पैर पे चोट पहुंची थी। यहाँ तक कि कुछ प्रत्यक्षदर्शी तो यह भी बता रहे कि हम लोगों ने उसको कुएं में छलांग लगाते हुए देखा। लेकिन अब अखबार और समाचार पत्र जो है जिस तरीके से अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो लोग तो उसी के अनुसार देख करके अपनी धारणा बनाएंगे। तो आप कहना चाह रहे हैं आत्महत्या भी हो सकता है? अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये डिपेंड करता है। रांची से बड़ी खबर है, लव जिहाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की खबर है। दिल्ली में साक्षी हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू संगठनों और महिलाओं ने प्रदर्शन किया है, आरोपी को फांसी देने की मांग की है। रांची के प्लाजा चौक के पास प्रदर्शन किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां हिंदू संगठन और महिलाओं ने प्रदर्शन किया है, आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही है। गुमला में चैनपुर प्रखंड के विभिन्न इलाकों में जंगली हाथी का उत्पात लगातार जारी है। बुधवार की रात जंगली हाथी ने 3 गांव में 4 किसान के घर पर धावा बोल दिया और घर में रखा अनाज चट कर गए। सबसे पहले हाथी कोनकेल गांव में किसान सुबोध टोप्पो के घर पर हमला बोल दिए। किसान ने मोबाइल के जरिए ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी और इसके बाद हाथी को गांव से खदेड़ा गया। इसके बाद हाथी रात करीब 2:30 बजे बुकमा गांव में पहुंचा, जहां 3 घर को नुकसान पहुंचाया। वहीं इसके बाद सदान बुकमा गांव में भी धावा बोला और किसान के घर से चावल की बोरी उठा ले गया। किसानों ने वन विभाग से सुरक्षा के साथ ही मुआवजे की गुहार लगाई है। ऐसे बोले उसके बाद फिर देख रहे हैं दरवाजा खोल के पूरा आलू को बर्बाद और 1 छटका धान को ले गया। उसके बाद अगल बगल से बिल्डिंग से देख रहे हैं जंगली हाथी को। उसके बाद पूरा हमको बोल रहे हैं कि तुम हल्ला करो, बोल रहे तो कैसे हम हल्ला करेंगे तो मेरा घर को फिर ज्यादा बर्बाद कर देगा, हम ऐसे बोले। उसके बाद हम हल्ला नहीं किए, फोन से ही हम
बात की तो पूरा गांव वाले आए। धनबाद के बरोरा में लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही लूट की बाइक भी बरामद कर ली है। अपराधियों ने बीसीसीएल फुलारीटांड कोलियरी में काम करने वाले कर्मी से मारपीट की थी और साथ ही बाइक और 2500 रुपए नकद लूटे थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अपराधियों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। इनमें कुल 4 अपराधियों को पकड़ा गया है। चारों बरोरा और बागमारा के रहने वाले हैं और इसमें से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। और इस कांड में हमारे टीम के द्वारा एक स्प्लेंडर बाइक और कुछ स्प्लेंडर बाइक जब्त किया गया है। खबर है कोडरमा से, जहां कोडरमा स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यहां ट्रेन से उतरने के दौरान चतरा की ममता देवी गिर गई और उसे बचाने के लिए कोडरमा के हीरोडी का रहने वाले दिनेश भी चलती ट्रेन से गिर गया। इस दौरान दोनों की मौत हो गई। दोनों धनबाद गया इंटरसिटी एक्सप्रेस पर सवार थे और जैसे ही ट्रेन कोडरमा स्टेशन से खुली, महिला का कुछ सामान नीचे गिर गया, जिसे वो चलती ट्रेन से ही उठाने का प्रयास करने लगी और ट्रेन से नीचे गिर गई। उसे बचाने के दौरान दिनेश भी गिर गया। दिनेश को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। ट्रेन से दुर्घटना हुई। हिरोडी से मेरा भतीजा दिनेश कुमार चला था, शायद वो गया सर्टिफिकेट वगैरह जांच कराना था, चूंकि रेल में नौकरी होने वाली थी। तो कोडरमा स्टेशन से गाड़ी खुली, वहाँ फिर एक औरत ट्रेन से कटने वाली थी, उसको बचाने के चक्कर में ये भी लपेट में आ गया और फिर ट्रेन के नीचे चपेट में आने से मौत हो गई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची में दिव्यांग हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। महावीर दिव्यांग सहायता समिति द्वारा यहां मुफ्त में इलाज किया जाता है। पिछले 5 साल से करीब 5000 दिव्यांगों को सहायता की गई। राज्यपाल ने समिति के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सेवा की कोई सीमा नहीं होती, दिव्यांगों की प्रतिभा को पहचानने और उसे आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ, पूर्व सांसद महेश पोद्दार और विधायक समरी लाल मौजूद थे। There are so many good things, but the top priority goes for 2 things. That is, don't harm the other creature. That is the topmost preaching. The very close second preaching is that you must always help others. The needy people should be helped. बड़ी खबर है खूंटी से। पुलिस को जमीन के अंदर से दिनेश गोप की जिप्सी मिली है। जानकारी के मुताबिक दिनेश गोप ने रनिया थाना के गरई के विद्या विहार पब्लिक स्कूल परिसर में ही जमीन के अंदर अपनी जिप्सी गाड़ी गाड़ कर रखी थी। गरई गांव के स्कूल का निर्माण दिनेश गोप ने ही कराया था। पुलिस और एनआईए की टीम ने दिनेश गोप की निशानदेही के बाद जिप्सी बरामद की है। निश्चित तौर पर उसकी गिरफ्तारी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एनआईए और सभी अन्य एजेंसी उससे पूछताछ कर रहे हैं और इसके आधार पर खूंटी में, गुमला में उसके कुछ सदस्यों को पकड़ा गया और कुछ रिकवरीज हुई। करीब 5000 के आसपास एम्यूनेशन खूंटी में बरामद हुआ है। गुमला से एम्यूनेशन बरामद हुआ है। पूर्व में इनके पास निश्चित तौर पर विदेशी हथियार थे। ऐसे विदेशी हथियारों की हाल फिलहाल में रिकवरी भी हुई है और जब झारखंड पुलिस के कस्टडी में आएगा तो और विस्तृत तौर पर हम पूछताछ करते हुए उनके लिंक्स खोजने का और ऐसे अगर हथियार इन्होंने कहीं छिपा कर रखे तो उसको भी बरामद करने का प्रयास करेंगे। विश्व दुग्ध दिवस पर रांची में किसानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर पशुपालक किसानों को कई तरह की जानकारी दी गई। प्रतिदिन दूध के सेवन से होने वाले फायदे को लेकर भी चर्चा हुई। कार्यशाला में वक्ताओं ने दुग्ध उत्पादन में सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं में भाग लेने की नसीहत दी। विभाग ने प्रति वर्ष दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 85 लाख लीटर से बढ़ाकर 92 लाख लीटर कर दिया है। कृषि के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने काफी कार्यक्रम यहाँ पर नए नए लाए हैं, जिसमें विशेषकर मुख्यमंत्री पशुधन योजना वो लागू की गई है, जो मुख्यमंत्री महोदय का महत्वाकांक्षी योजना है। उसके तहत 2 गाय की योजना है, 5 गाय की योजना है, 10 गाय की योजना है, ताकि पशुपालक लोग अनुदान पर गायें लें और दुग्ध उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है और देवघर जिला झारखंड में सबसे अधिक गर्म मापा जा रहा है।
देवघर का पारा 41 डिग्री से अधिक पहुंच गया। ऐसे में लोग गर्मी से परेशान हैं। अधिक जरूरी होने पर ही लोग घरों से निकल रहे हैं। वहीं तरल पदार्थों का अधिकतर सेवन किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से भी सतर्कता बरतने की अपील हो रही है। जामताड़ा के बुढ़बेरिया गांव में भी लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव के मंडल टोला में पेयजल संकट काफी गहरा गया है। यहां के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए पेयजल स्वच्छता विभाग ने 6 चापाकल लगाए हैं, जिनमें से 4 खराब हैं, बाकी 2 में बहुत मुश्किल से पानी निकल रहा है। और अपनी प्यास बुझाने के लिए ग्रामीणों को 1 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। क्या तकलीफ है बताइए? पानी का दिक्कत है। जैसे हम लोग को गांव में तो पानी का तो बहुत दिक्कत है, अगर कल भी है तो बहुत खराब है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहे हमारे साथ।